ही रहा है, खुल गया है कॉलेज की टाइम। थैंक यू मैम। Okay, students, it's already 10:04, so we are going to start our class now. Uh, Yesterday in my lecture, I have told you regarding what are the primary causes of industrial combination. तो combination कल जैसे ही मैंने बताया था कि industrial combination that's an important event in the history of industrial revolution और ये एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन इज व्हाट दैट्स द एक्ट ऑफ जॉइनिंग टुगेदर ऑफ पर्संस और ट्रेडिंग एंटरप्राइज। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन की जब हम बात करें तो दैट्स द एक्ट ऑफ जॉइनिंग two or more industrial enterprise together for achieving a common purpose। ठीक है, जब किसी वजह से दो ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, दो पर्सन या किसी भी तरीके की कोई भी इंडस्ट्री एक साथ कंबाइन करती है, जुटती है फॉर अचीविंग अ कॉमन पर्पस, उसको ही हम कहते हैं कॉम्बिनेशन या फिर हम संयोजन कहते हैं। These enterprises may be of similar nature and this may be of varying nature। हो सकता है ये सेम टाइप की एंटरप्राइजेस हो और ये भी हो सकता है ये अलग अलग तरीके की एंटरप्राइज हो, लेकिन किसी पर्पस की वजह से अब वो एमलगमेट करना चाहती हैं, ज्वाइन करना चाहती हैं और मर्ज करना चाहती हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन एक मियरली है जिसको हम बात करते हैं दैट्स द यूनियन ऑफ पर्सन टू मेक अ होल और ग्रुप फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ सम कॉमन पर्पस। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति कोई एक किसी भी एक पार्ट का एक मेंबर बनते हैं या एज अ होल उसके पार्ट बन जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कंबाइन। ठीक है, दे कम टुगेदर फॉर अचीविंग सम कॉमन बिकॉज गोल्स, सो इट बिकम्स कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसको हम कहते हैं संयोजन। और जब ये इंडस्ट्री के केस में होता है कि दो या तीन से चार इंडस्ट्री एक दूसरे के संग ज्वाइन करती हैं, एमालगमेट करती हैं, मर्ज करती हैं किसी भी कॉमन पर्पस को पाने के लिए या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रही हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं औद्योगिक संयोजन। ठीक है, संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन। तो दो पर्सन या दो इंडस्ट्री या दो ट्रेडिंग एंटरप्राइज जब एक दूसरे के संग जुटती हैं किसी लक्ष्य को पाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए, तो ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं औद्योगिक संयोजन। ठीक है, in English we can say it that it refers to any formal or formal combining of two or more industrial units, that whether it's proprietary or whether it's corporate unit who is producing a similar or different articles or engaged in successive process of manufacture of an article with a view to earn maximum profit on the capital employed can be termed as industrial combination। ठीक है, तो इसको ही हम कहते हैं इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन। उसके बाद कल मैंने आपको बताया था कि क्या क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है दैट कैन बी द प्राइमरी कॉज। ठीक है, एक बार हम लोग उसको फिर से आज समराइज कर देंगे। आज बेसिकली मैं आपको सेकेंडरी और अदर कॉजेज के बारे में पढ़ाएंगे और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिट का, जो हर साल क्वेश्चन पेपर में आपको आता है। इसका वीडियो मैं आपको कल भेजूंगी। ठीक है, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्हाट आर द कॉजेस, क्यों ऐसी जरूरत आती है कि कॉम्बिनेशन हमको करना पड़ता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कॉजेस हैं व्हाई वी नीड टू कंबाइन, क्यों हमें संयोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो देयर आर द वेरियस कॉजेस। प्राइमरी कॉज होता है, सेकेंडरी कॉजेस होता है और अदर कॉजेस होता है। प्राइमरी कॉज कौन होते हैं? प्राइमरी कॉज आर दोज व्हिच कंपेल द इंडियन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज टू कंबाइन और पेरिश। ठीक है, जो ऐसे फोर्सेस, ऐसे कॉजेस जो भले ही छोटे या मार्जिनल एंटरप्राइज का मन हो या ना हो, लेकिन उनको प्रेशर में कॉम्बिनेशन या संयोजन करना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसे प्राइमरी कॉज हैं जो उनको बार बार इम्पेल करते हैं
या फोर्स करते हैं कि वो कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़े, वो संयोजन करें, तभी वो मतलब अपनी प्लेस कहीं ना कहीं मार्केट में बना पाएंगे। ऐसे ऐसे अगर वो कंबाइन नहीं करते हैं तो इस तरह की जो स्मॉल और मार्जिनलाइज्ड यूनिट है, मल्टीनेशनल कंपनीज का इतना ज्यादा प्रेशर इनके ऊपर होता है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल विलुप्त हो जाती हैं। दे गेट जस्ट आउट अनटैप्ड फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, सो इफ यू वांट to stay in this market, if you want to stay in this competition, definitely you have a greater option for combining with a big and giant units. Then only you can remain in this market. You, if you are facing that competition. तो इस तरीके के कुछ प्राइमरी कॉजेज होते हैं जो बार बार, अगर छोटी मार्जिनलाइज इंडस्ट्रीज या यूनिट्स ना भी चाहे कॉम्बिनेशन, बार बार उनको प्रेशर, फोर्स या इम्पेल करती हैं कि वो कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़े। अब ऐसे प्राइमरी कॉजेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले कल ही मैंने आपको बताया था डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन। कंपटीशन मैंने बताया था कि एक नमक की तरह होता है कि जिसका बहुत ज्यादा आपने दे दिया तो भी चीज खराब, बहुत कम दे दिया तो भी चीज खराब, बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो कंपटीशन इज जनरली द सॉल्ट ऑफ द बिजनेस एंड सुटेबल डोज ऑफ इट मेक्स द बिजनेस वेरी एफिशिएंट, वेरी हेल्दी। ठीक है, अगर उसका एक सूटेबल डोज आप लें तब तो बिजनेस बहुत एफिशिएंट है, बहुत हेल्दी है, हम लोगों को देख के कम्पीट कर रहे हैं, लोग के साथ कंपटीशन कर रहे हैं और अपने भी प्रोडक्ट्स को अच्छा बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी का अनहेल्दी स्टेट की बात करें तो दिस अनहेल्दी स्टेट ऑफ कंपटीशन इज टर्म्ड एज डिस्ट्रक्टिव एंड वेस्टफुल, एंड एक्सेस डोज ऑफ इट makes the business very unprofitable, inefficient and generally ineffective. ठीक है, तो अगर हमको इस तरह का डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन फेस करना पड़े तो जो ये छोटी छोटी स्मॉल और मार्जिनल एंटरप्राइजेस हैं, दे फेल टू अर्न प्रॉफिट्स एंड दे कम टू द स्टेज ऑफ क्लोजर। ठीक है भाई, जब इतना ज्यादा कंपटीशन मल्टीनेशनल के संग है तो कहाँ कहाँ तक आप कॉम्पीट करोगे भैया? उनके पास एक अच्छी एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी है, एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, एक अच्छा एक्सपर्टाइज है, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, एक वेरी एबल एंटरप्रेन्योर है जो वेरी बहुत इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, तुमसे कहीं ज्यादा कम दाम में कहीं ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट, कहीं ज्यादा एडवांस्ड प्रोडक्ट वो बेच रहा है। व्हाई शुड कस्टमर गो टू यू? व्हाई शुड कस्टमर परचेज फ्रॉम यू? तो कहीं ना कहीं जब ये इतना ज्यादा मल्टीनेशनल्स और बड़ी जाइंट यूनिट्स का प्रेशर या कंपटीशन को ये छोटे छोटे जो व्यापार होते हैं वो नहीं फेस कर पाते हैं। ठीक है, जो ये छोटी स्मॉल एंड मार्जिनल एंटरप्राइजेस हैं, दे आर नॉट एबल टू फेस द डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन ऑफ दिस बिग एंड जायंट यूनिट्स एंड दे कम टू द स्टेज ऑफ क्लोजर। उनको विलुप्त होना पड़ता है या अपना व्यापार बंद करने की स्थिति में आना पड़ता है। तो यदि उनको इस ऑपरेशन में अस्तित्व में रहना है, if they want to remain in operation, such enterprises are forced to combine with the big or giant units. ठीक है, तो अगर उनको ऑपरेशन में या तो वो इस कंपटीशन को फेस ही नहीं कर पा रहे, अपना बिजनेस बंद कर दे, क्लोज कर दे, और नहीं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बिग और जायंट यूनिट्स के संग अपना संयोजन करें और वापस से अस्तित्व में बने रहें। To remain in operation, you have to combine with the big and giant units. So this is one primary cause जो आपको बार बार इम्पेल करता है कि आप क्या होता है जब वाटर फॉर जो लेवल ऑफ डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है और सप्लाई जो है वो कम्स टू एन हॉल्ट। सो अगर आप डोमेस्टिक एंटर इनटू प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो जो छोटी मोटे व्यापार हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, उनको बड़ी जाइंट यूनिट्स अपने साथ कंबाइन करके इन तरीके के सप्लाई ऑफ गुड्स को मिलिट्री और गवर्नमेंट को जब बार बार आप हैं। नेक्स्ट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ टैरिफ। मैंने बताया था कि दैट्स अ मोर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द बोथ एंड इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन। फिर आपको बिजनेस साइकिल मैंने बताया था, दैट रेफर्स टू द फ्लक्चुएशन दैट टेक प्लेस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी।
पीरियड ऑफ बूम है, कि डिप्रेशन है, कि रिसेशन है, कि रिकवरी है, ठीक है। लेकिन अगर ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज है बूम कंडीशन में, तो कंडीशन बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कंडीशन ऑफ डिप्रेशन है तो कहीं ना कहीं डिमांड बिल्कुल कम डाउन हो जाती है, प्राइसेस बिल्कुल डाउन हो जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। और इस कंडीशन में जो एफिशिएंट फर्म है वही सरवाइव कर पाती है, जो डिप्रेशन का स्टेज है, ठीक है। जो स्मॉल और मार्जिनल और इनएफिशिएंट फर्म्स हैं, दे आर फोर्स्ड टू कंबाइन विद द बिग वंस, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन को हम कार्टेल के फॉर्म में बोलते हैं। अभी हम आपको पढ़ाएंगे फॉर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन, तो उसमें आएगा कार्टेल, पुल, ये सब है, दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। दिस इज द रीजन कि डिप्रेशन के पीरियड में जो स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड यूनिट है वो कॉम्बिनेशन के साथ बड़ी यूनिट्स के साथ कंबाइन उनको करना पड़ता है अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है फ्लक्चुएशन डिप्रेशन की स्थिति में है तो, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस या एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी, ठीक है। अगर कभी कभी लैक ऑफ रिक्वायर्ड एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी दैट गिव अ फिलिप टू इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन, जहाँ पे डेवलपिंग इकोनॉमी है, देयर एग्जिस्ट डेफिनेटली, हम लोग की जो इंडिया है, जो डेवलपिंग इकोनॉमी है या डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे बहुत शॉर्टेज है एक ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी और बिजनेस एक्यूमेन की, ठीक है। हमारे पास नहीं है प्रोफेशनल मैनेजमेंट उस लेवल के जो फॉरेन मल्टीनेशनल्स में है, ठीक है। कैपिटल की भी दिक्कत है। तो डेफिनेटली अगर हमको अच्छी एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी लेनी है, अगर हमको अच्छी ऑर्गेनाइजल एबिलिटी लेनी है, और डेफिनेटली अगर हमको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है फॉरेन की प्रोफेशनल मैनेजमेंट को लेके, तो डेफिनेटली हमको अपने बिजनेस को कंबाइन करने की जरूरत है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जो बार बार बिजनेस को फोर्स करता है, कि आप इंडस्ट्रीज को फोर्स करता है कि यू गो फॉर कॉम्बिनेशन। फिर आपका आता है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। हम लोग सभी जानते हैं टेक्नोलॉजिकल इज नाउ डेज दैट्स द यार्डस्टिक of business success. In order to adopt modern technology, the large size industrial unit based on mechanization and specialization is necessary. यदि आप आज के टाइम में ग्लोबलाइज्ड कॉम्पिटिटिव एरा में आप अपने कंपटीशन को फेस करना चाहते हैं और मार्केट में रिमेन रहना चाहते हैं, अपना पोजीशन बना के रखना चाहते हैं, डेफिनेटली यू हैव टू बी वेरी टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग. A good mechanization should be there, a good specialization should be there. अगर आपके पास लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं है, नई तकनीकों के साथ अगर आपका व्यापार कार्य नहीं कर रहा है, डेफिनेटली यू विल बी थ्रोन आउट फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि कंपटीशन इतना तगड़ा है. जो बड़ी यूनिट है जिनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके आगे आप कहीं टिक नहीं पाएंगे, ठीक है. तो डेफिनेटली ये भी आपको फोर्स करेगा. एक अच्छी टेक्नोलॉजी अगर नहीं है आपके पास तो आपको कॉम्बिनेशन के लिए जाना पड़ेगा. फिर गवर्नमेंट प्रेशर भी मैंने बताया, कभी कभी गवर्नमेंट का जो प्रेशर होता है नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जीडीपी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, कभी कभी गवर्नमेंट प्रेशराइज करती है कि जो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री हैं, जो क्लोजर की स्थिति पे हैं, जिनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, ये इस तरह के इंडस्ट्रीज को कॉम्बिनेशन को फॉर्म करना होगा विद द हेल्प ऑफ मर्जर और एक्विजिशन, ताकि एक बड़ी यूनिट ज्यादा लोगों को नेशनल इंटरेस्ट को एम्प्लॉयमेंट दे पाए, नेशनल इंटरेस्ट सर्व कर पाए, जीडीपी अच्छा हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ठीक है. तो इसलिए समटाइम्स गवर्नमेंट प्रेशराइजेस फॉर कॉम्बिनेशन. तो ये कुछ ऐसे प्राइमरी कॉज हैं जो बार बार हमको कॉम्बिनेशन की तरफ इम्पेल करते हैं, प्रेशराइज करते हैं कि हमको संयोजन की जरूरत है. अब नेक्स्ट इज द सेकेंडरी कॉजेस. Those causes which motivate industrial enterprise to combine are termed as combination. कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कॉजेस होते हैं जो बार बार जो बड़ी यूनिट्स हैं, जो लार्ज स्केल यूनिट्स हैं, जो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज हैं, ठीक है, वो उनको प्रोत्साहित करती हैं, मोटिवेट करती हैं कि वो कॉम्बिनेशन की तरफ जाएं, ठीक है. सो देयर आर सम कॉजेस, सम फैक्टर्स व्हिच मोटिवेट द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज टू कंबाइन, ठीक है. These causes are the beckoning forces. These are those economic forces which lead industrial enterprise towards combination, ठीक है. कुछ ऐसे beckoning forces मतलब
ऐसा फोर्स जो आपको बार बार मोटिवेट करे वो चीज करने के लिए, कुछ ऐसा फोर्स जो आपके इनर में आ रहा है कि आप बिल्कुल मोटिवेटेड है, हमें करना है तो यही करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ ऐसे बैकनिंग, कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो आपको इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज को बार बार मोटिवेट करते हैं कि वो कॉम्बिनेशन की तरफ जाएं, ठीक है। तो इसलिए वो कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहला ऐसे उसमें सेकेंडरी कॉजेज आता है कि नंबर 1 पॉइंट जो मैंने बताया, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपको you want to enjoy the benefit of the large scale operation, because that's a very very important motivating force of combination, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमीज अगर आप प्रोडक्शन में चाहते हैं, मार्केटिंग में चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में चाहते हैं, जनरल मैनेजमेंट में चाहते हैं, रिसर्च में चाहते हैं, डेवलपमेंट में चाहते हैं, तो लार्ज स्केल ऑपरेशन क्या करता है? That not only help in reducing the cost of doing business, but it also helps in minimizing the cost or staying in business. कहीं ना कहीं यदि आप छोटी छोटी यूनिट्स के संग कॉम्बिनेशन कर लें तो क्या होता है, आप बड़ी यूनिट्स के साथ जुड़ जाते हैं तो हमेशा आप लार्ज स्केल ऑपरेशन में आ जाते हैं, और जब लार्ज स्केल ऑपरेशन में आप आ जाते हैं तो डेफिनेटली आपके प्रोडक्शन, आपकी मार्केटिंग, आपकी रिसर्च डेवलपमेंट सब चीज में एनहांसमेंट हो जाती है। हर चीज का पूरा वॉल्यूम ऑफ बिजनेस जो है वो आपका लार्जर स्केल पे हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और यही तो एक इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज चाहता है कि हम बड़े होके सारे छोटी छोटी जो काश्तकार हैं, जो व्यापार हैं, जो यूनिट्स हैं, जो इंडस्ट्री हैं, हम उस पर अपना नियंत्रण बना सकें। I should get the control over all types of small and marginal enterprise, ठीक है। तो इस तरह के, क्योंकि लार्ज स्केल ऑपरेशन का फायदा भी है क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी लागत, जो कॉस्ट होती है बिजनेस की, वो भी कम आती है, और आपका वॉल्यूम जो होता है वो काफी बड़ा होता है, और अनसर्टेनिटी एंड रिस्क जो है वो भी मैनेज हो पाता है। तो डेफिनेटली ये बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज को अट्रैक्ट करते हैं कि वो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज के संग कॉम्बिनेशन कर ले। जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को कॉम्बिनेशन कर ले। These units which are not able to gain the economies of scale due to one or the another reason, they also take the formation of combination. अगर किसी न किसी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज को लार्ज स्केल ऑपरेशन का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है तो वो जरूर ये चाहती है कि हम कॉम्बिनेशन करके इस तरह के बेनिफिट को इसका लाभ उठाएं। I should take the advantage with the help of the combination of the large scale operation. दूसरा पॉइंट होता है, जब ये मोटिवेटिंग फोर्स होता है इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज का, कि रिस्पेक्ट फॉर बिगनेस, हम बड़ी एंटरप्राइज दिखें। तो रिस्पेक्ट फॉर बिगनेस, दिस फिलॉसफी इज बेस्ड on the thesis कि the more one commands big things, the more respectable he becomes. जितना आप बड़ी चीज के बारे में सोचेंगे ना, लोग जैसे कहते हैं कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास जो बड़ा आदमी है उसकी इज्जत है, ठीक है, उसका रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? यही एक इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज का अगर ये मानना है कि अगर वो चाहता है कि वो पूरा कंट्रोल एक्सरसाइज करके लगे ओवर लार्ज ऑफ एंटरप्राइज बाय वेरियस मीन्स ऑफ कॉम्बिनेशन, क्योंकि उसको बिगनेस चाहिए, बड़ा चाहिए। और आज के मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में फॉर्मिंग कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है कि आपके पास जब 2 से 3 छोटी छोटी मार्जिनल एंटरप्राइज आपके संग मर्ज हो गई तो डेफिनेटली आप आपके पास अलग से पावर आ गई, एक बड़ा रिस्पेक्ट आ गया, जो आज के फैशन में है। सबको मन करता है कि हम बड़े एंटरप्राइज रहे, बिजनेस, कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो दैट्स द कॉम्बिनेशन का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज हो सकता है कि बार बार इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज संयोजन की तरफ बढ़े। क्यों? क्योंकि उसको रिस्पेक्ट और फॉर बिगनेस चाहिए, उसको बड़ी एंटरप्राइज बनना है, ठीक है, उसको छोटी छोटी एंटरप्राइज के ऊपर अपना कंट्रोल रखना है, नियंत्रण रखना है, ठीक है। देन द थर्ड वन इज डिजायर टू डोमिनेट। लगभग सेम ही पॉइंट है कि अगर आपको डोमिनेंस की स्थिति है, आप किसी को डोमिनेट करके रखना चाहते हैं, अपनी मोनोपोली, सिर्फ अपने लार्ज स्केल बिजनेस की मोनोपोली रखना चाहते हैं कि जितने भी कस्टमर हैं वो सिर्फ आपके पास आए, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी एंटरप्राइज है, सबको जॉब ऑफर करके दे रहे हैं, ठीक है। तो अपनी मोनोपोली उस पूरे एरिया में आप बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप छोटे छोटे जितनी उधर की यूनिट्स है आप उसको कॉम्बिनेशन की तरफ ले लेंगे, अपने से मर्ज करवा लेंगे, कॉम्बिनेशन कर लेंगे, उनका संयोजन कर लेंगे, तो डेफिनेटली
आप डोमिनेट करने की स्थिति में हो जाएंगे, क्योंकि आपकी मोनोपोली रहेगी। फिर रैशनलाइजेशन है। रैशनलाइजेशन मतलब क्या होता है? एम्स एट एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी ऑफ द इंडस्ट्री होल। और ये कैसे होगा? साइंटिफिक टेक्निक्स के थ्रू होगा, जो एवरी यूनिट बिजनेस कॉम्बिनेशन की तरफ करेगी। क्योंकि जब आप कंबाइन करते हैं ना, ऐसे तो आपके पास जो है उससे आपको काम चलाना है, ठीक है, लेकिन जब आप दो तीन यूनिट्स मिलकर एक लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन हो गया, तो आप ये देखेंगे कि भाई आपकी एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी बिल्कुल प्रोफेशनल रहे, आपकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल प्रोफेशनल रहे, आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं वो बिल्कुल इनोवेटिव रहे। कोई वैसा प्रोडक्ट ही नहीं दे पा रहा है, बिल्कुल एकदम कम दाम में बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है आपका। तो रैशनलाइजेशन मतलब क्या होता है? रैशनलाइजेशन मतलब जब आप अपने बिजनेस से किसी भी तरीके की जो वेस्टेज और इनएफिशिएंसी है उसको दूर कर दें, कोई भी तरीके का वेस्टेज न रहे, ठीक है। तो इनएफिशिएंट, uneconomical and unviable industrial units are combined in different manners to make them strong and viable. जो आपकी यूनिट अनएफिशिएंट है, अनइकोनॉमिकल है, अनविएबल है, वो जब बड़ी यूनिट्स के संग कंबाइन कर लेती हैं तो वो जनरली स्ट्रॉन्ग एंड विएबल हो जाती हैं और हर तरह के कंपटीशन को फेस करने के लिए तैयार रहती हैं। तो रैशनलाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है कि वो आपको कॉम्बिनेशन की तरफ ऑप्शन दे। देन द ओवर कैपिटलाइजेशन है, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द मोटिवेटिंग फोर्स लीडिंग टुवर्ड्स कॉम्बिनेशन। कि अगर आपको स्पेकुलेटिव प्रॉफिट्स का बेनिफिट रीप करना है तो कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेसेस प्रमोटेड बाय प्रमोटर्स। क्यों? क्योंकि आप जब एक लार्ज स्केल बिजनेस में जो छोटे छोटे काश्तकार के भी कस्टमर आपने ले लिया, तो डेफिनेटली आप एक बड़ी एंटरप्राइज तो थे ही, बाद में अगल बगल जो आपके एरिया में जो छोटे मोटे यूनिट्स थे वो भी आपके संग जब कंबाइन कर गए तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट तो ज्यादा होगा ही, कैपिटल भी ज्यादा आएगा ही। तो इस तरीके से ओवर कैपिटलाइजेशन का भी गेन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इज द पेटेंट लॉज। पेटेंट लॉ क्या होता है? That provides the authority to the inventors of new machine, new ideas or new methods of operation for sole use of, or this authority promotes monopoly condition, and in order to use the patent rights, combination may be formed. पेटेंट लॉ क्या होता है? आपको अथॉरिटी देता है कि आपने यदि किसी नई मशीन का आविष्कार किया, किसी नई आइडिया का आविष्कार किया, कोई नई मेथड ऑफ ऑपरेशन का आविष्कार किया, तो आपके पास होलसेल राइट होता है कि आप उस चीज को यूज करें। और जब हम कॉम्बिनेशन के साथ यूज करते हैं तो एंटरप्राइज में इन्वेंट सम न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स एंड देयरबाय गेट द पेटेंट राइट। आप मिलजुल के आपने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ले आई और अब आप उसका पेटेंट राइट ले लिए कि आपके सिवा, पेटेंट मतलब जो चीज हम यूज करें, मेरा ट्रेडमार्क है, दैट शुड नॉट बी, वो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, नोबडी एल्स कैन यूज दैट पेटेंट राइट। तो आप वो भी अगर चाहना चाहते हैं कि हमारा पेटेंट लॉ हो, हमारी तकनीक है, मेरी टेक्नोलॉजी है, नोबडी एल्स शुड यूज दैट, तो डेफिनेटली आप कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। आप मोटिवेट करेंगे छोटी मोटी एंटरप्राइज के कि वो उसके साथ कंबाइन करे, अगर आपको अपना पेटेंट सिर्फ ट्रेडमार्क पूरे मार्केट पे बनाना है तो। फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेफिनेटली द डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट मोटिवेटिंग फोर्स फॉर कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि एक्सक्यूज मी, जो एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन generally that expands the area of business activity which increases the dimension of competition, और ये intensity of competition increase हो जाता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से कहीं किसी जगह, बिकॉज दैट टोटली रिमूव्स। जब मैं आपको फंक्शन ऑफ कॉमर्स पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि दैट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। आज के टाइम में आप अपना बिजनेस कहीं ऑल ओवर इंडिया, anywhere you want to establish your business, you want to locate your business, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ने उस हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को रिमूव कर दिया है। एनीवेयर आप अपने बिजनेस को लोकेट कर सकते हैं, आप एनीवेयर एल्स इन इंडिया यू कैन एक्सपैंड योर बिजनेस, ठीक है। और आप अब किसी भी तरीके के जगह अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो अब
कॉम्बिनेशन कहीं पे भी आप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया में मेरा कॉम्बिनेशन, मेरा मार्केट ज़्यादा है, मेरा कस्टमर ज़्यादा है, तो वहाँ पे जाके आप अपने बिजनेस को लोकेट कर लें, और जो छोटी मोटी यूनिट्स हैं, स्मॉल यूनिट्स, उनको आप अपने साथ कंबाइन करके वहाँ पे अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इतना ईजी कर दिया है हर चीज कि आप कोई प्लेस का हिंड्रेंस आपके लिए है ही नहीं, आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉज होता है, जो कॉम्बिनेशन ऐसे तो अगर नहीं होता, ट्रांसपोर्ट इजी अवेलेबल, तो वो कोई भी सोचता कि भैया हमने अपना बिजनेस यहाँ रखा है, व्हाई शुड आई गो देयर, कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे। पर आज के टाइम में ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है, सब चीज बहुत आसान हो गई है। नाउ स्टॉक एक्सचेंज, आप जानते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो पेव्स द वे फॉर कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज इज रिगार्डेड एज द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी and it reveals the financial soundness of business enterprise by displaying the trend in the value of share and debenture of the company. ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था जब स्टॉक एक्सचेंज हम पढ़ रहे थे, तो हमने बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज इज व्हाट, दैट्स द मार्केट जहाँ पे आप सिक्योरिटी की परचेज एंड सेल करते हैं। और ऐसे ही कंपनी की जब आप अपने आप चाहते हैं कि शेयर होल्डर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर बेवकूफ तो है नहीं। वो अगर आपकी कंपनी में एक अच्छा खासा पैसा लगा रहा है, तो ही शुड वांट कि भैया हम जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उससे हमको एक अच्छा डिविडेंड तो मिले। ठीक है, तो डेफिनेटली वो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, वो देखेगा कि आपके शेयर की प्राइस लिस्टिंग कैसी है। और आपकी शेयर की प्राइस लिस्टिंग कब होगी? जब आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को, जो रूल रेगुलेशन है स्टॉक एक्सचेंज का, वहां पे आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया होगा। डॉक्यूमेंट्स में आपका आता है बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस जो ऑटोमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, जो पीएल आपका प्रॉफिट लॉस बताता है, और ट्रेडिंग जो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस बताता है, और बैलेंस शीट जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। वो सारी चीज जब आप सबमिट करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आपके कंपनी के शेयर की प्राइस को लिस्ट करेगी, और शेयर होल्डर वहां जाएगा, देखेगा कि भैया कौन सी कंपनी सबसे अच्छे पोजीशन में है। तो यदि आप कॉम्बिनेशन कर लेंगे छोटी मोटी यूनिट के साथ, तो आप एक बड़ी एंटरप्राइज रहेंगे, आपकी फाइनेंशियल, आपके कस्टमर सारे आपके रहेंगे, आप प्रॉफिट कमाएंगे, और डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही अच्छी होगी, जो पहले नहीं थी। ठीक है, तो आप आसानी से डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे, शेयर की प्राइस आपकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाएगी, शेयर होल्डर आएगा, देखेगा, yes, this is the only company where I have to invest, because investing in this company I will get the regular dividend. तो डेफिनेटली वो ये डिसीजन लेगा, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े शेयर होल्डर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज भी शेयर में प्राइस लिस्टिंग करवाना भी एक फैक्टर होता है, जो कहीं ना कहीं संयोजन के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए आपको इम्पेल करता है, प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, सो दीज वर द सेकेंडरी कॉजेस जो आपको इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन के लिए मोटिवेट करते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? whatever I am teaching, are you able to understand, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हुए आपके प्राइमरी कॉजेस, मैंने बताया आपको, सेकेंडरी कॉजेस बताया। अब एक अदर कॉजेस भी हैं, कुछ और भी कॉजेस हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन के लिए आपको इम्पेल करते हैं या मोटिवेट करते हैं। तो दैट इज व्हाट दैट द अदर कॉजेस में हो सकता है। सबसे पहले इन एडिशन टू दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉजेस, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रमोट करता है, मोटिवेट करता है, या आपको फैसिलिटेट करता है या असिस्ट करता है इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट इसमें है अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन असिस्टेंस। जब आपको फॉरेन असिस्टेंस के प्रति बहुत अट्रैक्शन रहता है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग, आपको फॉरेन टेक्नोलॉजी मिल जाए, एक्सपर्टाइज मिल जाए, फॉरेन कैपिटल हो जाए, तो डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस जो होती हैं ना, वो एग्रीमेंट एंटर कर लेती हैं फॉरेन कंपनीज के साथ, और जिससे उनको बहुत सारा फायदा होता है, क्योंकि उनको फायदा होता है, फॉरेन टेक्नोलॉजी मिलती है, एक्सपर्टाइज मिलता है, फॉरेन कैपिटल होता है, एंटरप्रेन्योर प्रोफेशनल एडवाइस मिलती है, जिससे उनके बिजनेस को कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है, और वो कॉम्बिनेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। तो जब फॉरेन असिस्टेंस के प्रति आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, तो डेफिनेटली आप कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ोगे।
दूसरा है instability in government policy. Instability in the policy of government, definitely that makes the industrial and trade policy and fiscal and financial policy very unstable in nature. ठीक है, जब आपके यहाँ की जो पॉलिसी है ना वो बहुत ही इनस्टेबल है, फिस्कल है, फाइनेंशियल और ट्रेड पॉलिसी है, जो बहुत सही से आप उस चीज के उस पॉलिसीज के बारे में अगर आपने आज एक नियम बनाया, कल पॉलिसीज चेंज हो गई, फिर आपने एक नया रेगुलेशन बनाया, फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी, जब इस तरह की चीजों से आप परेशान हो जाते हैं और हर टाइम इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर नई पॉलिसी के संग कोप अप कर पाओ. ठीक है, जैसे अभी कुछ हमारे रूल्स रेगुलेशन है हमारे कंपनी में, सर्टनली कुछ ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट की आ गई, आई नीड टू चेंज दैट, फिर हमने चेंज किया, फिर कोई ऐसी पॉलिसी आ गई, आई नीड टू, तो हम परेशान हो जाते हैं और हम कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ जाते हैं जब आपके यहाँ की पॉलिसी जो है वो बिल्कुल इनस्टेबल है. ठीक है, फिर स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल. ओके, सेकेंडरी का पॉइंट आप प्लीज मेरे वीडियो पे चले जाइए, वहां पे मैंने रिपीट किया है सारे पॉइंट. जैसे सेकेंडरी कॉजेज में इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस है, रिस्पेक्ट फॉर बिजनेस अगर आपको है, डिजायर टू डोमिनेट है, रैशनलाइजेशन है, ओवर कैपिटलाइजेशन का बेनिफिट यदि लेना चाहते हैं, खुद का अपना पेटेंट लॉ चाहते हैं, प्रोडक्शन पॉलिसी चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की सुविधा अगर आपको है, और स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर की प्राइसेस लिस्टेड कराना चाहते हैं, तो ये कुछ ऐसे सेकेंडरी फैक्टर्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं कॉम्बिनेशन की तरफ. ठीक है, तो आप मेरे वीडियो में चले जाइए, मैंने उसमें पूरे सारे पॉइंट्स को लिखा हुआ है, कि गो थ्रू दैट, बुक में भी है और मैं आपको समझा भी रही हूँ. ठीक है, तो अदर कॉजेज में मैंने बताया अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन असिस्टेंट और इनस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट पॉलिसी. ठीक है, फिर आपका है स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल. स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल मैंने बताया कि दैट डेफिनेटली ओपन्स द डोर ऑफ कॉम्बिनेशन. ठीक है, व्हाई? बिकॉज एंटरप्राइजेस प्रेफर टू कंबाइन सो दैट नेसेसरी रॉ मटेरियल्स में बी ऑब्टेन इजीली एंड कन्वीनियंटली ऑन कलेक्टिव बेसिस. जब आपको रॉ मटेरियल जिससे आप अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल फिर सेमी फिनिश पे प्रोडक्ट होगा, कन्वर्ट होगा, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट एंड फाइनली योर प्रोडक्ट विल बी रिलीज्ड टू द कस्टमर. तो अगर आपको उसकी स्कैरसिटी है, आपको कमी है, आपको नहीं मिल पा रहा है आसानी से, तो जनरली एंटरप्राइज प्रेफर करती हैं कि वो कंबाइन कर ले ताकि आसानी से उनको रॉ मटेरियल उपलब्ध हो पाए और वो कॉम्बिनेशन के साथ अपना प्रोडक्शन करती रहें और ऑपरेशंस में मार्केट में बनी रहें. तो ये भी एक कारण होता है जो छोटे मोटे एंटरप्राइज कॉम्बिनेशन की तरफ जाते हैं यदि उनको रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है. फिर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. Integration of production process in an industry, it also leads to combination. Why? Because that increases their efficiency and productivity and profitability. जैसे कि आपको कहने का मतलब एक एग्जांपल दूंगी इसमें कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एंटरप्राइजेस, जो कॉटन डाइनिंग, स्पाइनिंग, वीविंग, डाइंग, आप जानते हैं ना, कॉटन को क्लॉथ में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू हमको जाना पड़ता है. जैसे कॉटन डाइनिंग हो गई, स्पिनिंग हो गया, वीविंग हो गया, डाइंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया और फाइनली पब्लिशिंग. ठीक है, जहाँ पे आप क्लॉथ के फॉर्म में ले आते हैं कॉटन को. तो जब इस तरह के प्रोसेस होंगे और आपका उसमें इंटीग्रेशन हो जाएगा तो डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन के बाद और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. तो that's also the very important advantage of combination that leads to the integration of the production process. फिर आपका हो गया इंटरनेशनल मार्केट्स. भाई आपकी जगह बन जाएगी अगर आप चाहेंगे कि if you want to combine with the अगर if you want to combine with the फॉरेन मार्केट्स या इंटरनेशनल मार्केट के संग आप कॉम्बिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, डेफिनेटली एक इंटरनेशनल मार्केट में आपकी पूछ होगी. द इमर्जेंस ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट दे आल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन, जहाँ पे आपके जहाँ पे आप इंटरनेशनल मार्केट के कॉम्प्लेक्सिटीज और चैलेंजेस को पहले फेस नहीं कर पा रहे थे, तो अब जब आप कॉम्बिनेशन कर लिए हैं बड़ी और जॉइंट यूनिट के साथ, तो डेफिनेटली आप इस तरह के जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज आपकी फॉरेन एंटरप्राइजेज या इंटरनेशनल मार्केट से आएंगी, आप इस तरह के चैलेंज और कॉम्प्लेक्सिटीज को आसानी से फेस कर सकते हैं. सो जनरली दिस इमर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन.
Why? Because the small enterprise, they are not competent enough to face the complexities and challenges of international markets. So for this purpose, the size of the enterprise, needs to be large. तो अगर आपको इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी और चैलेंज जो फॉरेन मार्केट्स के हैं उनको फेस करना है, तो आपको अपने बिजनेस की जो साइज है वो लार्जर करनी पड़ेगी. और यदि आप कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, बड़ी यूनिट के साथ, डेफिनेटली इस तरह के चैलेंज और कॉम्प्लेक्सिटीज को आप बहुत आसानी से फेस कर पाएंगे. तो दिस इज ऑल्सो one another cause which impels and motivates for industrial combination. So this is all with the causes of industrial combination. We have done with the primary cause, we have done with the secondary cause, and what are the other causes जो कहीं ना कहीं हमको combination या संयोजन की तरफ प्रोत्साहित करती है. They are the factors which impels and motivates towards industrial combination. With this, we conclude with the lecture, and tomorrow we'll be dealing with what are the types and forms of industrial combination. So, is everything clear what I have taught you today? Yes, ma'am. बताओ बच्चों. Yes, ma'am. कोई दिक्कत परेशानी? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. चलो, अच्छी बात है. ठीक है, then we will meet tomorrow at same time 10 to 11. मेरे लिए बहुत आसान रहता है क्योंकि because 1 बजे एकदम क्लास लेने का मूड भी नहीं होता है और बिल्कुल भी एकदम सब एग्जॉस्टेड हो जाते हैं. तो अभी जो सुबह सुबह की क्लास होती है उसमें बहुत एक्स्ट्रा भी मैं बता पाती हूँ क्योंकि हम लोग फ्रेश रहते हैं बिल्कुल, एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपको दे पाती हूँ. तो दैट्स आई थिंक इट्स गुड टाइम इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. बहुत लोग 10-11 बजे सो के उठते होंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम है, बट जो लोग सुबह हैं दैट्स द, मेरे ख्याल से ये सही टाइम है 10 से 11. तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता आई विल टेक द क्लास एट द सेम टाइम 10 to 11. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.